इस हादसे के चलते देश भर में हिंसा और गुस्से की ज्वाला भड़क उठी है और देश दो हिस्सों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आर्मी की टुकड़ियां जगह जगह पर तैनात कर दी गई है। सरकार और पुलिस ने मत रो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। नहीं हिम्मत साथ रखो बेटा। नहीं हो गया, जोर लगा, कुछ नहीं होगा। नहीं जोर लगा बेटा। मुबारक हो ना बा, बेटा हुआ है मेरा बच्चा। ये सब अल्लाह की मेहरबानी है जोया, वरना मैं तो डर गया था कि इतने बुरे समय में कुछ अच्छा भी हो सकता है। जोया, हम इसका नाम अजान रखते हैं। पर पहले इसकी बहन जन्नत को तो बताओ, नहीं तो उसको नहीं बताया तो वो नाराज हो जाएगी। कहाँ है वो? नौ भाई, वो जन्नत बाहर किराने की दुकान तक गई थी। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, बाहर दंगे चल रहे, वो मिल नहीं रही है। क्या? हाँ खाला, आप बच्चे को पकड़ो। मेरी जन्नत को ढूंढी ना, मैं भी जल्दी साथ। जो है मैं जन्नत को लेके आता हूँ। तू आराम कर, मैं जन्नत को लेके आता हूँ। तू आराम कर। जन्नत! हर काली रात के बाद नया सवेरा होता है। वक्त चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होता है। लेकिन जुर्म के बादल यदि ज्यादा घने हो तो सूरज की किरणें भी उसे भेद नहीं पाती, और फिर ये काले बादल पूरे संसार को अपने अंधकार के आगोश में लेने लगते हैं। काला समय, काला दिवस और काली ऊर्जा हमेशा नकारात्मक शक्तियां पैदा करती है, और कई बार ये नकारात्मक शक्तियां हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं और एक टाइम बॉम्ब की तरह इंतजार करती हैं अपने फटने का। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जुर्म की एक ऐसी कहानी जो 2021 में तो घटित हुई, पर उसकी जड़ें इतिहास के उस काले दिवस से जुड़ी हुई हैं जिसने ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, ससुराल में भी ऐसे ही करेगी क्या? दादी, हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले, हमको तो कलेक्टर बनना है। सपने देखना बंद कर दे। अब्बा, सपने देखना बंद नहीं कर, सपने देखना शुरू कर। आपको पता है 11वीं के इम्तिहान में टॉप की है ये। सच्ची, और गांव में नहीं अम्मा, पूरे जिले में टॉप की है, पूरे जिले में। तुम मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। देखा माँ, हमने सच में एग्जाम में टॉप किया। अम्मा, हमको विश्वास था ये एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। खुश रहो बहुत। भैया, ये लीजिए मिठाई। भैया लीजिए ना, आपको पता है मैंने पूरे जिले में टॉप किया है, लीजिए ना। बस बढ़िया। हाँ, बहुत समझ में आएगा ना पढ़ाई के बारे में इनको। अरे कुछ पढ़ लिए होते, कामचोर की तरह घर में पड़े रहते हो। उनको बता रहे, जहाँ इज्जत नहीं मिलेगी ना, नहीं करेंगे काम। हाँ, कौन राजनेज वाले हो तुमको इज्जत मिले, कौन काम किए हो तुम ऐसा? अपनी बहन की तरह पढ़ लिख लिए होते तो आज हमारे कंधे पे बोझ नहीं होता, अभी तो हमारी छाती पे बोझ बन के बैठे हो तुम। अरे बस भी कर भानु, कितना बोलेगा, कर लेगा ना वो सब। नहीं दादी, बोलने दीजिए ना इन्हें, रोज का हो गया इनका तो अभी। अरे पक गए हम सुन के ये सब। हम खुद मान रहे हैं ना कि हम है बोझ। ये आपके लिए जो है बस ये तन्वी ही है। आज रात कच्ची सड़क के पीछे मिलना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तन्वी। हाँ पापा। बेटा, रजत की बातों को दिल पे मत लेना, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई बात नहीं पापा, वो भैया उस वक्त गुस्से में थे ना, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। काश वो भी तुम्हारे जैसा समझदार होता।
दादी, हम वेदिका भाभी के घर जा रहे हैं। बंसी काका, ये लीजिए आपका खाना। आज खाना लाने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ, अरे दिखाई नहीं देता क्या? अगर लग जाती तो? अरे यहाँ हो गई ना गलती, तुझको लगी तो नहीं ना? निकल अब। हेलमेट लगाया कैसे दिखाई देगा? चश्मा पहनो तब दिखाई देगा। जाओ, बहस मत करो। अरे ऐसे नहीं, देखो मैं बताती हूँ। इसे ना ये बाजू जो है ना, उसे 1 से लेके 9 तक लिखना है, ठीक है? और ये बाजू 9 से लेके 1 तक लिखना है, तो तुम्हारा 9 का पहाड़ा हो जाएगा। इसे शॉर्टकट कहते हैं, समझे? अरे शॉर्टकट मत सिखा इसको, वरना जिंदगी भर शॉर्टकट ही मारेगा। वैसे भी बहुत कामचोर है। लेकिन भाभी आप ठीक हैं? आपको इतनी देर हो गई? अरे कपड़े सिलने में ना बस बहुत ही सरदर्दी है लोगों के। निकल रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ? अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। ये लड़की भी ना राजधानी एक्सप्रेस है बिल्कुल। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है और हमें पूरा भरोसा है एक बार सब ठीक हो जाए फिर वो हमें माफ कर देंगी। अब जल्दी चलो। क्या बात कर रही हो वेदिका? 9:15 बजे निकल गई? अभी 11 बज रहे हैं, वो अभी तक घर नहीं लौटी। भैया हमें भी बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी में निकली थी। तन्वी, तन्वी, तन्वी बेटा कहाँ हो तुम? तन्वी कहाँ हो तुम? साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? हमारी बिटिया ऐसा कर ही नहीं सकती है। आप मेहरबानी करके उसका पता क्यों नहीं लगा रहे? साहब वो कौन मुसीबत में पड़ गई है, आप समझ नहीं रहे। रात भर से ढूंढी तो रहे हैं ना। इस उम्र में लड़का लड़की अक्सर ऐसा कदम उठाते हैं, फिर प्यार व्यार के चक्कर में बढ़ के घर से भाग जाते हैं। चिंता मत करो, करते हैं कुछ। साहिब, साहिब वहां चल के देखिए। शांति से खाने दिया करो। चलिए चलिए चलो। साहिब आइए, ये देखिए देखिए। तन्वी, तन्वी, तन्वी मेरी बच्ची। देखो मामला साफ है। तुम्हारी बेटी तन्वी घर से पैसे और गहने लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई और आशिक ने दे दिया धोखा। वो लेकर निकल गया पैसे और गहने, और इस शर्मिंदगी में तुम्हारी बेटी ने लटक कर दे दी जान। मामला साफ है, समझे? गलत बात कर रहे हैं आप, एकदम बकवास बात कर रहे हैं। हमारी बेटी हमको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। प्यार करती थी हमसे वो। अरे उसको किसी ने मार कर लटका दिया। आप साफ साफ देख क्यों नहीं सकते? हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देख लिया सर चढ़ाने का नतीजा, गांव भर में बदनामी करके गई है लड़की। साहिब तन्वी की मौत फांसी लगने से हुई। अब चाहे उसको किसी ने लटकाया हो या उसने खुदकुशी की, और बॉडी पे कोई दूसरा निशान नहीं। बॉडी से कोई डीएनए मिला? नहीं साहब, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। तो बोलो चटनी भिजवाए। चटनी नहीं दिया। वो जमीन हमारे दादा की है तो उस पर हमारा ही हक हुआ ना। अरे कौन कागज वागज है तुम्हारे पास? क्या कागज वागज लगा रखा है? पूरा गांव जानता है हमारे बाबूजी की कड़ी मेहनत देखकर आपके दादाजी ने जमीन दिया था। कड़ी मेहनत से सींचा उसको पसीने से। आज उपजा वो भी तो हक जताने लग गए। कैलाश भानु सही कह रहा है, जुबान की कुछ कीमत होती है। जयदीप काका रहने दीजिए, यहाँ बात करने से ना कोई फायदा नहीं है। हम पंचायत से बात करेंगे और फिर वही फैसला करेगी। ये तन्वी, तुझे तमीज नहीं है क्या? चाचा जी कुछ बोल रहे थे ना, बीच में क्यों काटा? रहने दो अखिल, ये लड़की सही कह रही है। अरे पापा अब आप टेंशन मत लो, अब हम ही फर्स्ट आएंगे। आएगा ही,
तुझे पछाड़ने वाली तन्वी वो तो अब इस दुनिया में रही नहीं, और अब तुझे फर्स्ट आने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भैया पुलिस बोल रही है उस तन्वी ने आत्महत्या की है, कौन चक्कर वक्कर था शायद उसका। सुना तो हमने भी यही है, लड़का कोई अपने गांव का है। लेकिन उस एक लड़की की वजह से पूरे मालदिया गांव का नाम बदनाम हो गया है। अरे बिटिया लाओ हम कर देते हैं। नहीं नहीं पापा, छोटा सा ही तो नहीं, काम है। पापा हमें अपनी कमजोरी का सामना करने दीजिए ना। हम जानते हैं कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, पर हमें मदद नहीं हिम्मत चाहिए, और हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते, हम आपकी ताकत बनना चाहते हैं। बेटा आप हमारी ताकत भी हो और विश्वास भी। आप करो। ये देखिए हो गया। खुश रहो। हमें छोड़ के क्यों गई वो? नहीं अम्मा नहीं, वो इतनी कमजोर नहीं थी, वो लड़ना जानती थी, मेरी ताकत थी वो। किसी ने उसे मारा है और मैं ये पता लगा के रहूंगा। बात मैं तय नहीं कर सकती। देखिए दरोगा जी, ये सब उस भानु की चाल है। बेटी तो उसकी मुंह काला करके कहीं चली गई, और वो उसकी आड़ में हमारी जमीन हथियाना चाहता है। ऐसा है चौधरी साहब, हमारी तो ड्यूटी है। अब शिकायत आई है तो लिखा पढ़े तो करना पड़ता है। आप बस बता दीजिए ना किस तारीख को आपका फोन काय बंद था। वो हमारी बैटरी खत्म हो गई थी, और वैसे भी हम 21 तारीख को गांव में नहीं थे, प्रतापगढ़ गए थे एक जमीन का सौदा करने। और अभिमन्यु, चौधरी साहब का बयान नोट कर लो, और प्रतापगढ़ में जिनके यहाँ गए थे ना उनका नाम पता भी नोट कर लेना। चिंता मत करो चौधरी साहब, दिखाना पड़। चलिए ध्यान रखिए अपना। अरे तो क्या हम खुद फांसी लगा ले तब आपको यकीन आएगा कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसका किसी ने खून किया है। तो ऐसा है, सारे सबूत और गवाह ये हमारे सामने है, इसलिए केस बंद किया। देखो हमें मत पढ़ाइए ये सब आप, हम मरते दम तक लड़ेंगे साहब, मरते दम तक लड़ेंगे। कोर्ट कचहरी मंत्री सबके दरवाजे खटखटाएंगे, लेकिन अपनी बेटी तन्वी को इंसाफ दिला के रहेंगे हम। आप देखना। देखो तुम जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। हमें मत बताइए आप, जिसके घर में आग लगी होती है ना, ये वही दरिंदा है, मैं कभी नहीं भूल सकता इसकी शक्ल। एक बार मिल जाए ना तो अपने हाथों से मौत दूंगा इसको। नवाब भाई एक खबर लेके आया हूँ, पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ मैं। इसका नाम है ना रवि है, रवि। 5 लोगों की गैंग है इसकी, और पुलिस इसको पकड़ने के लिए अभी छापे मार रही है। पुलिस ने बोला और तूने मान लिया? मतलब अगर पुलिस अपना काम ठीक से करती ना तो ये रवि और उसके गैंग अभी तक जेल में होते। मुझे कोई भरोसा नहीं पुलिस पे, अपना बदला मैं खुद ले लूंगा। आप लोग ये क्या करने की सोच रहे हो? नवाब भाई सुनो, नवाब भाई निकल भाई, कुछ उल्टा सीधा निकल बोला ना, चल। नवाब भाई कुछ उल्टा सीधा मत करो। नवाब भाई सुन, ना मालती लवकर लवकर या 7:30 बज गए, 8 बजे का ऑर्डर। आई चल जल्दी रहो। हाँ मनोज कहाँ है? पैकिंग ठीक से है ना? सब कुछ गिरेगा नहीं ना? बिल्कुल नहीं दीदी, गरम है ना? मनोज कहाँ है? चल जल्दी ला लेना। अरे लवकर है, मेहता जी का ऑर्डर दिया ना? जी मैडम। चल 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 सुषमा जी का दे। सुन 7:30 बज चुके हैं, 8 बजे का ऑर्डर है, जल्दी जाना। सुन लास्ट वाले डब्बे में ना मैंने हलवा रखा है, उनको बता देना। ठीक है। अरे जा लवकर जा। चलो भैया। चलो चलो भाऊ, न्या न्या न्या। लेट झालं बाबा। ए कौन है? आज हमने हमारी कंपनी के पूरे 100 ऑर्डर्स पूरे कर दिए, इसलिए मेरी तरफ से आप सबको बोनस। ये लो। थैंक यू मैडम। ये लो।
धीरेन इस घर से दूर रहना। ये घर मालती का है, और अगर दोबारा मालती पे हाथ उठाने की जरूरत भी की ना तूने, तो बाकी की बची कुछ जिंदगी ना जेल में गुजारनी पड़ेगी। चल। चिंता मत कर, मैं हूं ना। धीरेन ने गलत किया, पर 2 महीने जेल में रहने के बाद वो सुधर गया है सुषमा दीदी। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती मालती, भूल गई क्या? उसने तुम्हारे घर से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाला था, और अब वो सिर्फ सुधरने का नाटक कर रहा है। देखिए सुषमा दीदी, आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया और उसके लिए मैं आपकी आभारी भी हूँ, लेकिन ये मेरे घर परिवार का मामला है। अब आप इससे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। एलिना, मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। 10 साल पहले शहर में भाग के आ गया था। इस शहर में जो भी कुछ कमाया है अपने दम पे कमाया है, और मैं तुम्हें भी खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है मनोज। वैसे तुम्हें एक बात बोलूं, तुम ना बहुत क्यूट हो। अरे क्या हुआ, शर्मा गए? हाँ मैं चलता हूँ। वो एक्चुअली आप ये क्या हो रहा है एलिना? तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम बेकार के चक्कर में पड़कर बहक जाओ। देखो मनोज बहुत अच्छा लड़का है, पर वो गांव से है, बहुत सीधा है वो। लेकिन तुम क्यों भूल रही हो कि तुम शहर की पढ़ी लिखी लड़की हो? आप ठीक बोल रही हो, मैं उसे समझा दूंगी। मालदिया सुसाइड केस में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। विक्टिम के पिता की बहुत दिनों की जद्दोजहद के बाद सरकार ने इस केस में स्पेशल ऑफिसर अभय चौहान की नियुक्ति की गई है, जो कि आ चुके हैं। सर आपको क्या लगता है कि ये सुसाइड है या मर्डर किया गया है? क्योंकि विक्टिम के पिता को लगता है ये मर्डर है। सर आपका क्या कहना है? बताइए सर। मानते हैं कि भानु बेदिया ने अपनी बेटी को खोया है, दुखी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है सर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट को नकारा घोषित कर देगा। सर हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली अच्छे से, क्लियर कट सुसाइड का केस। जांच की पूरी फाइल चाहिए मुझे। फाइल दो। 16 साल की बच्ची थी, इसी डाल पे लटकी थी साहब। हाँ सर, बाकी गांव वालों को बयान वगैरह सब लिए हैं, इसका डिटेल है सर। आप तन्वी जब घर से निकली थी तो जेवर और पैसे लेके निकली थी। आप मुझे सच बताइए, तन्वी की लाइफ में कोई लड़का था? साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? हमने तो सोचा था आप यहाँ आकर हमारी मदद करेंगे, और आप भी दरोगा जी की तरह बात कर रहे हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना, बहुत निराश किया आपने हमको। हमें कुछ नहीं कहना आपसे। साहब, तन्वी की चप्पल, उसका बैग और उसका फोन, ये सब रिकवर नहीं हुआ था। उसके फोन को हमने ट्रेसिंग पे डाला है, पर अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। कैलाश चौधरी, उससे पूछताछ में कुछ पता चला? सर चौधरी साहब तो प्रतापगढ़ गए हुए थे, कंफर्म किया था हमने। और कोई सस्पेक्ट? नहीं साहब, गांव वालों से पूछताछ की थी। क्राइम सीन पे जो स्टूल मिला था उसका क्या? वो भी पता किया था सर, पर गांव के आधे से ज्यादा घरों में सेम स्टूल है सर।
लेकिन सुषमा दीक्षित आज सुबह से किसी का फोन नहीं उठा रही थी। क्राइम सीन देख के लगता है कि रॉबरी का मर्डर का केस है। सीधा जब्ती भी हुई है। एक बार चेक कर। हटिल, ऊपर देखो। माथुर कुछ मिला? मैडम ये फोन अंदर ड्रॉर से मिला है और ये यहाँ टेबल से। फॉरेंसिक वालों को भेजना। मैम, सुषमा आंटी घर में अकेले ही रहती थी। यहाँ तक कि हमने कभी उनसे उनके किसी परिवार या रिश्तेदार के बारे में भी नहीं सुना था। उनका अभी हाल फिलहाल में उनके किसी वेंडर या एम्प्लॉय के साथ कोई झगड़ा या कोई अनबन? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता था पैसे रंग बदलेंगी। तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है। ये पेपर्स ठीक से पढ़ लो और साइन करो, वरना मैं लीगल नोटिस भेजूंगी। मैं कहीं साइन नहीं करूंगी, जो करना है कर लो। और ये बात मत भूलो, मेरा बेटा अभी भी मेरे साथ है। देखो इसे, तुम्हारे उसी बेटे को मैं दोबारा जेल भिजवा दूंगी। कोशिश भी मत करना। काली रात की काली परछाई ने शायद सबको अपनी चपेट में ले लिया था। जहां एक तरफ मासूम तन्वी बेदिया की निर्मम हत्या कर दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ मालदिया गांव से कोसों दूर इंदौर शहर में सुषमा दीक्षित को भी बड़ी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया गया था। आखिर क्या सच्चाई थी इन दोनों घटनाओं के पीछे? कहाँ रह गई थी अम्मा? अम्मा 4 दिनों बाद आ रही है। देख रही हो क्या हालत हो गई है। कब तक चलेगा ऐसे? बस अब हमको कुछ नहीं पता, हमको अपने घर में रहना है बस। ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है अम्मा? गाँव वाले तो सारी पुरानी बातें भूल गए होंगे और अब तो तन्वी भी मर चुकी है। मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुषमा दीक्षित का रेप हुआ था और उनके सर पर भी चोट का निशान था, जो स्ट्रगल में लगा हो सकता है, और उसके बाद में गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। माथुर, उस सीडीआर रिपोर्ट का क्या हुआ? मैडम, सीडीआर रिपोर्ट के हिसाब से 16 मई को सुषमा दीक्षित को लास्ट कॉल एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का आया था। काम करो माथुर, सुषमा की घर वाली गली में आसपास उसके जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं सबको स्कैन करो। 16 मई की रात 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच देखो कौन कौन आया था। शायद हमें उससे कोई क्लू मिले। और उसके टिफिन सर्विस में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबकी डिटेल्स लिख लो। जी मैम। माथुर, सुषमा के घर के कबर्ड के ड्रॉर से हमें जो फोन मिला था उसमें कुछ मिला? मैडम, वो फोन तो डेड था, उसे टेक्निकल टीम के पास भेजा डेटा रिकवरी के लिए। अम्मा देखा कितनी समझदार है, घर के काम करती है, पढ़ती है और हमारी मदद भी करती है। अम्मा, हमारी ही तन्वी के साथ ये सब काहे हुआ? हमारी बिटिया न जाने कहाँ सहा होगा उसने। चॉकलेट रैपर देख के मैं समझ गई थी कि तुम ही हो। आखिर तुमने मुझे ढूंढ निकाला ना विनय।
6 साल से पीछा कर रहा हूं, आज न कल तो मिलनी थी। क्या चाहते हो तुम? और क्यों इस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए हो? आवाज नीचे करके बात करो, हैं? वरना 6 साल पहले जो कुछ भी करके आए हो ना, उसका सब भांडा फोड़ दूंगा मैं। ये कारोबार तो जाएगा ही जाएगा, ऊपर से हथकड़ी लगेगी वो अलग से। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? नहीं, बस अपना फायदा देख रहा हूं। 10 लाख है मेरे चुप्पी की कीमत। और अगर मैं ना दूं तो? मैडम, सुषमा के मोबाइल में से एक पुराना वीडियो मिला है, ये देखिए। काफी पुराना वीडियो है माथुर। सुषमा के साथ ये आदमी कौन है? मैडम, वीडियो क्वालिटी काफी खराब है, पहचानना मुश्किल है। हाँ बेटा, अभी कुछ ही दिन तो हुआ मुझे यहाँ पे आके। 10-15 दिन में पापा आपके पास होंगे। पक्का आपके बर्थडे पे मैं आपके साथ रहूंगा बेटा, प्रॉमिस। मेरे प्रिंसेस का बर्थडे कैसे मिस कर सकता हूँ मैं? अच्छा बेटा, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और सुनो, घर से बाहर जाना तो मम्मा को साथ में लेके जाना, अकेले बाहर मत जाना। साहब वो तन्वी की मैसेज डिटेल्स आ गई। हादसे के बाद उसने किसी को मिलने के लिए बुलाया था। मतलब भागने का प्लान था। नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? साहब क्या ये नंबर तो तन्वी के भाई रजत बेदिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। इस रजत ने नंबर तेरे लिए लिया था। अभी सच बता, तन्वी से क्यों मिला था? झूठ बोला तो बहुत मारूंगा। साहब, हमने किसी को नहीं मारा। ये रजत है ना, ये जुआरी है। इसने मेरे सेठ से 1.5 लाख रुपया लिया था कर्जे पे, और जब पैसा नहीं दे पाया तो हम इससे अपने छोटे मोटे काम कराने लगे। तभी हमको एक सिम की जरूरत पड़ी तो हमने इससे एक सिम कार्ड मंगा लिया। सच से क्यों मारा तन्वी को, बोल। साहब, ये इसकी बहन तन्वी को सब पता चल गया था इसके कर्जे के बारे में। उसने हमें सामने से मैसेज किया और हादसे वाली रात हमें मिलने बुलाया उसने। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, पर हमें पूरा भरोसा है एक बार सब ठीक हो जाए फिर वो हमें माफ कर देंगी। अब जल्दी चलो। इस बार छोड़ रहे हैं, अगर दोबारा ऐसी गलती की ना तो पुलिस में दे देंगे। और ये लो, ये पैसे और ये जेवर दे देना अपने सेठ को। और हाँ, अगर दोबारा हमारे या हमारे भैया के आसपास नजर भी आए ना तो देख लेना तुम। तेरी कहानी अधूरी है, पूरी कहानी मैं बताता हूँ तुझे। एक 16 साल की बच्ची ने तेरी पिटाई की तो तेरी मर्दानगी को ठेस पहुंची, जिसकी वजह से तूने उसकी हत्या करके उसको पेड़ पे टांग दिया। अरे साहब, हमें क्या इल्जाम लगाते हो? इससे पूछना रजत से 2 साल पहले इसके घर में क्या हुआ था, पूरे गांव को पता है। इन लोगों ने आपको नहीं बताया क्या? चाचा जी, ये आप क्या देख रहे थे अंदर? तन्वी, तुम ना बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। आप अभी मेरी बात सुनो। आपको पापा से मिलना है ना, आप बाद में आइए। पापा से नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, तन्वी, अरे छोड़िए मुझे, आप क्या करें? मेरी बात सुनो तन्वी। जाइए चाचा जी। तन्वी, रखो। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा था मेरी बेटी के साथ? मैं तेरी भी बेटी जैसी है। हमने कुछ नहीं किया साहब, कसम खा के बोल रहे हैं। अरे सर, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं आप? तेरी बाइक दिखिए सुषमा की सोसाइटी में, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अरे कौन सुषमा? ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत कर। तेरा 6 साल पुराना वो वीडियो है हमारे पास, जिसमें तूने सुषमा के साथ मार पिटाई की थी, और अब तूने उसका मर्डर कर दिया। अरे मैडम, मैंने सुषमा का मर्डर नहीं किया है। सच बात यह है कि उसने मर्डर किया था। अगर एक बार वापस और किया ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, समझी?
अरे कहाँ जा रही हो जाने मन? नहीं। अरे हम तो साथ जिएंगे, साथ मरेंगे और साथ रहेंगे। अगर वापस ये किया ना ऐसी हरकत तो तुम्हारी बदला लेने के लिए तूने उसका मर्डर किया। अब ये बता कि 6 साल बाद क्यों किया? एक तो पहली बात, मैंने उसका मर्डर नहीं किया, मैं खुद उसे 6 साल से ढूंढ रहा था। पिछले महीने उसकी एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया पे, काफी अमीर हो गई थी, तो मैं उससे मुआवजा लेने गया। कैसे मुआवजा? मैडम एक मिनट, मैंने असली कातिल को देखा है। कौन हो सकता है कातिल? अगर चंदू ने तन्वी को नहीं मारा तो किसने मारा? हम तो बोले हैं आपसे, आत्महत्या है। नहीं शुक्ला, तन्वी आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। वो एक बहादुर लड़की थी, उसने अपने चाचा के साथ फाइट बैक किया, चंदू की पिटाई की। क्यों करेगी सुसाइड? और तन्वी भागने वाली नहीं थी, ये बात चंदू से कंफर्म हो गया। साहब, तन्वी की चप्पल और उसका बैग दोनों बरामद हो गए। किसी ने खेत में गाड़ रखे। ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, हमारी तन्वी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पर भानु से तो थी, और पंचो ने भानु का साथ दिया, जमीन उसको मिली, और बदला तुमने तन्वी से लिया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि उसे मारेंगे और उसका सामान अपनी ही जमीन में गाड़ देंगे। साहब, रघु ने हत्या वाली रात को जंगल में कुछ देखा था। क्या साहब? जिस रात तन्वी की मौत हुई उसी रात ये कपड़े जलाए गए थे। लेकिन तन्वी की लाश तो कपड़ों के साथ बरामद हुई थी ना, तो फिर ये किसके कपड़े हो सकते हैं? 21 अप्रैल की शाम तन्वी जब घर से निकली थी, तब क्या तन्वी ने वही कपड़े पहन रखे थे जो उसकी बॉडी से बरामद हुआ? पता नहीं साहब, जब वो घर से बाहर गई थी हम घर पे ही नहीं थे, और अम्मा भी तब नहा रही थी। ये कपड़ा पहना हुआ था उसने? साहब, ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन साहब ये वेदिका को पता होगा। हमें याद आया तन्वी वेदिका के घर गई थी। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। जी सर, उस दिन तन्वी यही कपड़ा तो पहनकर आई थी, बल्कि इस पर किया हुआ गोटे का काम भी उसी के हाथ का है। ये कपड़ा फॉरेंसिक लैब भेजो डीएनए टेस्ट के लिए, और आसपास की मार्केट में पता करो कि तन्वी की बॉडी जिस कपड़े में मिली थी वो कपड़ा किस दुकान से खरीदा गया था। तन्वी का सारा कपड़ा जलाया, सिर्फ उसका सामान गाड़ा गया। मतलब डीएनए मिटाने की कोशिश हुई। कहीं उस बच्ची के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? 16 साल की बच्ची से इतना गुस्सा? बेबुनियादी गुस्सा बहुत खतरनाक अवतार होता है सर। ये भयानक आक्रोश अपने साथ ऐसी तबाही लेके आता है जिसकी चपेट से कोई नहीं बच पाता। ऐसा होते मैंने पहले भी देखा, तब मैं 24 साल का था। अरे मुझे लगा आप रवि और उनके दोस्तों को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे नहीं भाई, हम उनको पकड़ के पुलिस में देने वाले। कहाँ देखा तुमने? उस तरफ, बड़ा मार्केट की तरफ। जोया, जोया रुक जा, जोया मैं कहता हूँ रुक जा। आप दूर हटिए। कहाँ जा रही हो तुम? तब आप पीछे हटिए, मुझे कुछ सवाल मत पूछिए, मुझे जाने दीजिए। अरे लेकिन इतनी रात को कहाँ जा रही हो? आप घर जाइए, हमारे बच्चे आजान के पास जाइए। हम दोनों जाएंगे आजान के पास। तुम इसमें क्या छुपा रही? उसमें कुछ नहीं। जोया मुझे दिखाओ उसमें क्या है। मुझे मेरी बच्ची जन्नत की मौत का बदला लेना होगा। मुझे बच्ची तो मेरी बेटी, पुलिस के पास जाएंगे हम। नहीं, बदला लेना होगा। अब आप ये दिखा। कुछ भी नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ ना, आप पीछे हटिए। देखिए, एक मर्डर केस है। तन्वी के कपड़े जंगल में जलाए गए थे और उन जले हुए कपड़ों से हमें डीएनए ट्रेसेस मिले हैं। कल हम उन कपड़ों को लखनऊ लैब भेजेंगे डीएनए टेस्ट के लिए। प्रोफाइलिंग के हिसाब से अपराधी जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। मालदिया केस में आज हुआ एक सनसनीखेज खुलासा, जिसे हम सुसाइड केस मान रहे थे, असल में वो एक मर्डर केस है। जले हुए कपड़े पे डीएनए नहीं मिलता है। ये जूता और ये शर्ट हमें तेरे घर से मिला है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक इसमें जो फाइबर मिला है वो सुषमा के घर के सोफा सेट से मैच करता है, और उसके एक्स हस्बैंड विनय ने तुझे उस रात उसके घर से निकलते हुए देखा था। अब तू बोलेगा इस जूते से तोड़ूं?
आपकी वजह से अलीना ने मुझसे बात करना बंद कर दी है। आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। आपको क्या लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे लड़कों की तरह बदतमीजी और लड़कीबाजी नहीं करता हूँ ना? देखो मनोज, तुम्हें पी रखी है, हम कल ऑफिस में बात करते हैं, ठीक है? मनोज के बेमतलब के आक्रोश ने उसकी अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ मैडम, और वो मालदिया सुसाइड केस में भी एक नया मोड़ ले लिया। उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ था। समझ में नहीं आता एक 16 साल की बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा लगता है बच्चे कहीं पे भी सुरक्षित नहीं, फिर चाहे वो गाँव हो या फिर शहर। बच्चे ही क्यों माता, 45 साल की स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेडी सुषमा दीक्षित, उन्हें भी कहाँ बख्शा गया। कितनी बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया मालदिया गांव के बच्चे की तरह। इट्स रियली सैड। हमने एक आदमी पकड़ा हुआ है, उसने हमें बताया है कि आरोपी कौन है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत आखिर क्यों? वर्ग तो इंसान के काम के हिसाब से सुविधा के लिए बांटे गए थे, लेकिन लोग उसे विरासत समझ के बैठ गए। सर, जल्दी की फाइल पे साइन कर। 6 दिसंबर। मैडम, हाँ। 6 दिसंबर। साल 2092 हो या 2021, दुख की बात यह है कि जान जाने पर हार तो इंसानियत की ही होती है। साल 1992 हमारे देश का वो काला वर्ष है जो अपने साथ कई तबाहियां लेकर आया। उस वर्ष ना जाने कितनों ने अपनी जानें गंवाई, कितनों के घर उजड़े, शहर के शहर जलकर खाक हो गए, और ये सब हुआ सिर्फ असहनशीलता के कारण। आज 2021 में भी हमारी ऐसी क्रूरता के पीछे हमारी ओछी सोच, पसंद के प्रति असहनशीलता ही है जो हमें फिर से विकास से कोसों दूर ले जा रही। इसलिए एक पल रुककर देखना यह जरूरी है कि क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या फिर उसी रास्ते पर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर को जिसने वर्दी पहनी हुई हो, तो हमें एक निश्चिंतता महसूस होती है। हमें लगता है कि कोई है जो हमारी सुरक्षा कर रहा है। पर जब हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले ही किसी भयानक जुर्म का शिकार हो जाएं, तो आम लोगों के साथ साथ पुलिस का हौसला भी टूट जाता है। सांगली में एक पुलिस वाले को काटकर दूसरे पुलिस वाले के घर के कुएं में डाल दिया गया था। मतलब कातिल ने एक नहीं बल्कि 2 पुलिस वालों को अपने जुर्म में लपेट लिया था, और यह सीढ़ी दर सीढ़ी चुनौती थी पुलिस डिपार्टमेंट। इसलिए यह केस सॉल्व करना पुलिस के लिए और भी जरूरी हो गया था, क्योंकि इसमें न सिर्फ पुलिस की साख दांव पर थी बल्कि अपने फेलो ऑफिसर को खोने का गम भी था। पर पुलिस को यह अंदाजा नहीं था कि इस जुर्म के दूसरी ओर कितनी घिनौनी साजिश रची गई थी। बाबा हम लोग ये नहीं क्या किया, ये नहीं क्या किया,
ए जया चुप कर, ड्रामा बंद कर, चुप। कामले, ड्रामा तुम भी बंद कर दो। मनोज हमारे स्टेशन का एएसआई था और ये एरिया हमारे पुलिस स्टेशन में आता है। क्राइम सीन को डिस्टर्ब क्यों किया? बॉडी अगर ज्यादा देर पानी में रहती है तो एविडेंस अपने आप खत्म हो जाते हैं, इतना तो पता है मुझे। मैं फोन कर रहा था तुमको, जबकि तुम ही आ गए। लाश निकालते वक्त एविडेंस प्लांट भी तो किया जा सकता है ना। शिरके, घर का चार्ज लो और दरवाजे से लेके कुएं तक जितने भी फिंगरप्रिंट, शू प्रिंट्स मिलते हैं सब कलेक्ट करो। देखो कोई मर्डर वेपन मिलता है क्या। ये मेरे भाई के साथ में किसने किया होगा? अपने भाई के सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही थे। पाटिल, मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मैं इसको मारता तो मेरे घर के सामने के कुएं में नहीं डालता। कोई तो है जो मुझे फंसा रहा है। अपने घर में बॉडी डंप करना, खुद ही मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना, खुद ही क्राइम की इंफॉर्मेशन देना, पैतरा पुराना हो गया नहीं? पाटिल, करप्ट पुलिस वालों को आवाज ऊंची करना सूट नहीं करता। कल रात को कहाँ थे? ड्यूटी पे था, अभी तो आया हूं। पूछ लो किसी को भी। हाँ सर, बॉडी को सबसे पहले मैंने देखा था, फिर आई ने। पापा तो उसके बाद आए। जब तक ये केस खत्म नहीं होता कोई सांगली से बाहर नहीं जाएगा। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजो और आसपास देखो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह है क्या। मनोज की कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। मनोज के घर चलता है। प्राची 2 दिन पहले चली गई और आज किसी ने मनोज को। देवा, मुझे क्यों छोड़ दिया इधर? ये सब दुख देखने के लिए। शांत हो जाओ जया, शांत हो जाओ। जया जी आप अकेली नहीं है। मनोज मेरे स्टेशन का एएसआई था और उसकी फैमिली हमारी फैमिली। अब ये बताइए कि कल हुआ क्या था? मनोज को आपने आखिरी बार कब देखा? मनोज की नाइट ड्यूटी थी। कल रात को हमने साथ खाना खाया था, फिर उसके बाद मैंने नींद की गोली ली थी। जया, तुम नींद की दवाई खाकर सो जाओ। जब से प्राची गायब हुई है तुम सोई नहीं। जया, बीमार हो जाओगी तुम, प्लीज। मुझे प्राची की बहुत चिंता हो रही है। उसको अगर कुछ हो गया तो? चिंता तो मुझे भी हो रही है। मैं पुलिस स्टेशन जाके देखता हूँ उसके बारे में कुछ पता चला क्या। हा? तुम आराम करना। आज सवेरे पड़ोसन का फोन आया था कि उनको मनोज की बॉडी दिखी। आपको तो सब पता है ना मनोज और उनके बड़े भाई संतोष के बारे में, तो फिर आप कुछ क्यों नहीं करते? संतोष को क्यों नहीं पकड़ लेते उसे? सर, ये मनोज सर की बहन है और ये उनके पति अजीत दादा। जया, बैठ जाओ। जया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अभी हम चलते हैं। ख्याल रखना बेटा। सर, मनोज भाऊ के साथ जिसने भी ये किया ना, उसे छोड़ना मत। देव मानुस होते थे। मनोज कांबळे एक अच्छे पुलिस वाले की मिसाल था। एक पुलिस वाले के लिए हमेशा सबसे ऊपर कानून होता है और कुछ नहीं। और मनोज ने ये हमेशा साबित किया। यहां तक कि उसने अपने सगे भाई की एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की। अपनों के खिलाफ जाने की सब में हिम्मत नहीं होती। ये कुर्सी तो भर जाएगी, लेकिन मनोज की कमी हमेशा खलेगी। इस पुलिस स्टेशन ने, इस शहर ने एक अच्छा पुलिस वाला खोया है। मनोज की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे और 2 मिनट का मौन रखेंगे। कैसा आदमी है तू? अपने ही सगे भाई को मार डाला। अरे पागल है क्या? मैं क्यों मारूंगा उसको? क्योंकि उसने तुम्हारी पोल खोल दी इसलिए। क्या ये? हाँ, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो दादा। खानदान का नाम तो बिगाड़ ही रहे हो, ऊपर से वहिनी के साथ भी गलत कर रहे हो। वो नीना के साथ ऐसे, छी, लाज नहीं वाटली तुम्हाला? चुप रहे, जास्त शहाणपण नाही करायचा। अपने काम से काम रख, समझे? इसको क्या धमकी दे रहे हो? तुम अब भी जाते हो ना नीना के पास? ना वर्दी से वफादारी, ना बीवी से, और मेरे ही घर में रह के मेरे साथ चीटिंग करते हो। अरे मैंने नहीं मारा है उसको। तो कल रात किधर था तू? बोल ना,
उस नीना के साथ ना है, तुझे जल्द ही बेघर होना है। धमकी नहीं देने का मेरे को, औकात में रहे। ये मत भूल कि तू मेरे घर में रहता है। सर, मनोज कामले की केस को मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है। मनोज कामले का सबसे बड़ा दुश्मन उनका खुद का भाई संतोष कामले है, जो कि प्रभात नगर पुलिस स्टेशन में पीआई है, और सर उनका एक असिस्टेंट है, और सर उनका ही आदमी निकम। इन दोनों को मनोज ने 6 महीने पहले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाया था। सर कुछ नहीं मिलेगा सर। वो मेरे भाई ने मुझे फंसाने की कोशिश की है सर। मैं सच कुछ मिला? सर कुछ नहीं मिला। सर निकम के घर पे कुछ पैसे मिले थे। निकम ने संतोष का नाम लिया था, लेकिन संतोष के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। निकम को सस्पेंड कर दिया गया इसे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बेल मिल गई। और जब आप छुट्टी पे गए थे, निकम ने यहाँ पुलिस स्टेशन में आके बहुत हंगामा मचाया था। मनोज ठीक हो? शिरके इस निकम का पता करो, क्योंकि मनोज को मार के उसकी बॉडी संतोष के यहाँ डालना मतलब एक मर्डर करके 2 बदले पूरे करना। पता करो ये कल रात था कहाँ, और संतोष के स्टेशन में चेक करो ये कब आया कब गया। मनोज की बेटी प्राची, उसका मिसिंग केस कौन हैंडल कर रहा है? सब इंस्पेक्टर मोहित है। उनसे चार्ज ले लो। पता करो कि बेटी का मिसिंग होना और बाप का मर्डर, इन दोनों में कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। मनोज, प्राची, ये कामले और निकम, चारों का कॉल डेटा भी निकालो, और पता करो कि प्राची का कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल तो नहीं है। उसका फोन, लैपटॉप सब कुछ अच्छे से चेक करो। ठीक है सर। ये तो वही नहीं सर। मनोज भाव के मर्डर का कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है वही नहीं, मैं जा रहा हूं, आप दोनों खाना खा लेना। जया जी, हमें प्राची के बारे में कुछ बातचीत करनी है। बता दूंगी, लेकिन आपको पता है सब कुछ संतोष ने किया है, फिर भी आप उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? देखिए, ऐसे बिना किसी सबूत के किसी को पकड़ नहीं सकते, और संतोष तो वैसे पुलिस वाला है। कोर्ट केस के लिए हर एंगल की जांच करना जरूरी होता है, और प्राची का गायब होना एक एंगल है। प्राची सीए की तैयारी कर रही थी, दिन भर बस पढ़ती ही रहती थी, क्लासेस में, घर में, साइली के घर में। उस दिन भी वो साइली के घर गई थी और फिर वापस ही नहीं लौटी, और अब तो उसके बाबा भी नहीं रहे। कौन ढूंढेगा उसे? हम ढूंढेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तृप्ति और करडे अभी वहीं जाने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए। तृप्ति, करडे, प्राची का रूम चेक करो। शिरके, मनोज का रूम चेक करो। मनोज का रूम कौन सा है? ये ताई और मेरा रूम है। ये मेरा बेड है, और यहाँ पे ताई का सामान है, और उनका बेड और टेबल है। कड़े, ये सारा सामान ले लो, और लैपटॉप मिला? वो जब दीदी पढ़ने गई थी तो लैपटॉप अपने साथ लेकर गई। ठीक है। सर, मैंने प्राची के रूम से सारा सामान कलेक्ट करवा लिया है। सर, मनोज के रूम से कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। कांबड़े, बहुत ही कलरफुल लाइफ है तुम्हारी। ये फोटोज हमें मनोज के घर पे मिले। तुमने तो कहा था कि तुमने उसे छोड़ दिया है। तो छोड़ ही दिया है, वही तो बोलने गया था। आपको पता था इस बारे? हो साहब, वो मनोज मेरा देवर, उसी ने मुझे सब बताया। उसने कहा कि ये मेरा पति अपने सारे पैसे इस नीना पे उड़ाता है, और इसने मुझे कहा था कि मनोज की वजह से इसकी बदली हो गई, उसका पगार कम हो गया। और फिर मनोज ने मुझे सब सच बता दिया। पिछले महीने इसने मुझे कहा था कि इसने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। मतलब मनोज को पता चल गया था कि ये अफेयर अभी तक खत्म नहीं हुआ।
और हमने पता भी किया है। कल आप ड्यूटी पे भी नहीं थे सर। तो इसी ने मारा है मनोज को, क्योंकि ये घर और जमीन मेरे नाम पे है और मैंने इसे कहा था या तो उसे छोड़ या तो मेरा घर छोड़। मनोज इसकी पोल खोल देता ना, इसीलिए इसी ने मनोज को मारा है। अरे मूर्ख है इसका तू, अपने पति पे इल्जाम लगाएगी। कल रात को कहाँ थे ये बता। नीना के घर। शिरके इससे एड्रेस लो और इसकी अलावा चेक करो और मनोज के टाइम ऑफ डेथ से मैच करके देखो। ठीक है सर। शिरके इसका फुटेज रिकवर करवाया? सर ये घर पिछले 6 महीनों से बंद है। यहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता है जो अपने बच्चों के पास यूएसए गया हुआ है, इसलिए फुटेज नहीं मिल पा रही है सर। कुछ मैनेज करो, रिकवर करवाओ। ठीक है सर। तृप्ति कुछ मिला? सर मैंने प्राची के कॉल डिटेल्स चेक किए। प्राची परसों रात को अशोकनगर में थी, जबकि उसने कहा था कि वो अपनी दोस्त साइली के घर पे जा रही है पढ़ने के लिए। साइली कहाँ रहती है? सर आरटी रोड पे। अशोकनगर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और काफी दूर है। और क्या क्या मिला? लैपटॉप? सर लैपटॉप तो नहीं मिला है, लेकिन लैपटॉप का एक बिल मिला है। शिरके आजकल ये बिल से लैपटॉप का नंबर पता कर सकते हैं ना? हाँ सर, मैं आईटी टीम को बोलता हूँ पता करने के लिए। तृप्ति साइली से बात करो। शिरके अजीत के फोटो का जरा पता करो। ठीक है सर। मैम प्राची कभी यहाँ आई ही नहीं, ना परसों ना कल, कभी भी नहीं। क्या? पर प्राची की मदर ने तो बताया कि वो तुम्हारे यहाँ ही आती थी रोज पढ़ने के लिए। मैम वो यहाँ आने का बहाना बनाती थी। एक्चुअली वो साइली सच सच बताओ, प्राची के फादर का मर्डर हुआ है, शायद प्राची की जान भी खतरे में हो सकती है। उस सैफ और प्राची का अफेयर चल रहा है। सैफ हमारे सीए क्लासेस का सीनियर स्टूडेंट है, वो दोनों ग्रुप स्टडी करते थे। सैफ ने प्राची को प्रपोज भी किया था। कहीं प्राची के फादर को सैफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? दोनों अलग अलग रिलीजन से थे। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अंकल मुझे तो ना आपके और आंटी जैसी मैरिज चाहिए। आप दोनों कितने क्यूट हो। मेरे मॉम डैड ने भी ना लव मैरिज की थी, लेकिन फिर डिवोर्स हो गया। बेटा मुझे लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी जाति धर्म से। मेरा बस मानना ये है कि लड़का लड़की को इंडिपेंडेंट होकर ही शादी करनी चाहिए, ताकि शादी के बाद दोनों साथ में तरक्की कर सके, अकेले अकेले नहीं। प्राची ने उसके अफेयर की बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैड उसका सीए कंप्लीट होने तक उसके और सैफ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे सैफ की डिटेल्स दो। सर मैंने इन फोटोग्राफ्स के बारे में पता किया है। ये अजीत अपनी बीवी यानी कि मनोज की बहन स्वाति को बहुत मारता था। तो स्वाति ने कंप्लेंट नहीं की? नहीं सर, कर्डे ने बाकी के कांस्टेबल से बात की थी। स्वाति कंप्लेंट करने के लिए तैयार ही नहीं थी, इसलिए मनोज अजीत को यहाँ लेकर आया था। आओ ना अजीत भाई, ये अपना पुलिस स्टेशन। कर्डे, ये मेरे जीजा। अरे और ये कर्डे। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए चाय बोलता हूँ। अरे आओ ना अजीत भाई आओ। और ये अपना लॉकअप। अच्छा अभी कोई है नहीं ना, खाली है इसके लिए। अच्छा मनोज बाबू ये क्या करता? ये क्या कर रहा? क्यों कर रहा? मनोज बाबू ये क्या कर रहे हो आप? वही जो तू मेरी बहन के साथ करता है। मतलब वो बेचारी कंप्लेंट नहीं करती इसलिए तू उसको रोज मारता है? सॉरी सर, मेरी पीठ के पीछे ये सब स्टंट करते हो। अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी होती तो लोग हमको गुंडा बुलाते। सॉरी सर, गुंडा नहीं होना। सर मुझे लगता है कि अजीत ने ये फोटो मनोज को डराने के लिए रखे होंगे। हो सर, मनोज सर ने बोला था कि अगर उसने फिर से स्वाति को मारा तो ये लॉकअप के फोटो उसके ऑफिस में भेज देंगे। शिरके मनोज के मर्डर में एक सस्पेक्ट और बढ़ा, अजीत। इस अजीत की पूरी डिटेल्स निकालो। ठीक है सर। सर मैंने अजीत, संतोष और निकम तीनों की फोन लोकेशन चेक की है। ये अजीत का फोन तो मार्केट एरिया में एक्टिव था। अजीत ने वहां से 2 लोगों को कॉल भी किया था। और सर ये निकम, इसका फोन मनोज के एरिया में एक्टिव था। लेकिन संतोष सर ये कल ड्यूटी पे नहीं गए थे सर, और उनकी कीप नीना वो भी गायब है। गायब है? संतोष के फोन का लोकेशन? सर वो नीना के घर का ही दिखा रहा है, लेकिन हम वहाँ चेक करने गए थे, वहाँ कोई नहीं मिला। शिरके
ऐसा हो सकता है कि मनोज ने कल रात संतोष का पीछा किया हो नीना के घर तक और संतोष ने उसे देख लिया और नीना के साथ मिलके मनोज को मार डाला और बाद में नीना को भगा दिया हो सकता है सर, क्योंकि ये मनोज का फोन अपने घर से थोड़ी दूर जाके बंद हो गया था, तकरीबन 12 बजे के आसपास। लेकिन संतोष नीना को क्यों भगाएगा? वो तो उसकी सबसे स्ट्रांग एलिबाई है। हो सकता है कि नीना खुद डर के भाग गई हो या फिर संतोष ने नीना को भी। शिरके, मुझे संतोष का अरेस्ट वारंट चाहिए। ठीक है सर। इधर। हाँ मैम, प्राची मेरी गर्लफ्रेंड थी और आप मानोगी नहीं लेकिन बहुत प्यार करता था मैं उससे। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गायब है सैफ? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राची के फादर ने तुम दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया इसलिए तुमने मनोज का मर्डर कर दिया? और हु नोस, प्राची भी शायद तुम्हारे साथ मिली हो। मैम नहीं मैम, मैं कभी प्राची के फादर से मिला ही नहीं। मैं उसकी फैमिली में सिर्फ कीर्ति से मिला हूँ एज प्राचीज फ्रेंड। तुम 14 की रात को कहाँ थे सैफ? 14 की रात को मैं घर पे था मैम। प्राची आई थी मिलने? आई थी, एज यूजुअल पढ़ाई करने बैठ गए और थैंक यू सो मच, बहुत भूख लगी थी। अभी नहीं, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो फिर मिलेगी मैगी। कहीं के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। हाँ अभी मैं खा लूं? नहीं अभी नहीं, पहले प्रॉब्लम। क्या यार, अभी नहीं सॉल्व करना प्रॉब्लम? उसके बाद वो यहाँ से गई और घर ही नहीं पहुंची। मुझे कीर्ति ने बताया कॉल करके। पाटिल बहुत गलत कर रहा है, बहुत महंगा पड़ेगा। कमले, धमकी किसी और को। और हाँ, बेल मिले ना तो फिर से यहाँ मत आना। साहब, उस बेचारे निकम को भी इसी ने फंसाया था। अपना सारा काला धन इसने कुएं में छुपाया था रेड वाले दिन। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चल पाटिल, मैंने नहीं मारा है मनोज को। कमले, तुम्हारी एक ही एलिबाई है, नीना, वो भी गायब है। मैंने ही बोला था उसको सांगली छोड़ने के लिए। अब मुझे क्या पता कि उसकी जरूरत लगेगी। तो टेंशन क्या क्यों ले रही है? मैंने रिटायरमेंट के पेपर्स डाल दिए, जैसे अप्रूवल मिलता है मैं पैसा लूंगा, तेरे पास में आ जाऊंगा। देख, ये घर बार सब मंगला के बाप का है। अभी अगर उसने केस कर दिया ना तो रिटायरमेंट का सारा पैसा, पेंशन, पीएफ सब चला जाएगा। पर तुम पक्का आओगे ना? पक्का मिर्जा, पक्का आऊंगा। बस तुम एक काम करो, तुम्हें जहां जाना है उधर चले जाओ और सेटल हो जाओ। तुम मुझे फोन कर देना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। फोन बंद करने के लिए मैंने बोला था उसको, लेकिन वो फोन करेगी, पक्का करेगी। तो जब करेगी तब करेगी, तब देखेंगे। कुछ दिन यहीं पे मेडिटेशन कर लो, लुक एट द स्ट्रेस जरा कमी हो तो कर ले। जरा लवकर करते हो। सर, मैंने प्राची की सारी डिटेल्स निकलवाई। प्राची का सैफ के साथ अफेयर चल रहा था। प्राची रात को सैफ के घर से तो निकली लेकिन अपने घर पे नहीं पहुंची और रात के 9 बजे तक दोनों, सैफ और प्राची की लोकेशन सैफ के घर की थी। और सर, एक अजीब बात सामने आई है। सैफ के नंबर पे प्राची से ज्यादा कीर्ति के कॉल्स और मैसेजेस आते थे। तृप्ति, ये लव ट्रायंगल या जिल्टेड लवर का मामला हो सकता है। इस कीर्ति का जरा पता करो, कहाँ जाती है, क्या करती है। ऐसा भी हो सकता है कि कीर्ति सैफ को लेके ऑब्सेस्ड हो गई हो और उसने प्राची को अपने रास्ते से हटाने के लिए। सर, मनोज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, मनोज की मौत रात में 10:30 से 12:30 के बीच में हुई है। पहले मनोज को चाकू मारा गया, उसके बाद उसकी बॉडी को काट के कुएं में डंप कर दिया गया। मनोज घर से रात को 11 बजे निकला था, यही कहा था ना जैन? और सर, मनोज के सामने वाले घर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। वो कैमरा मनोज के बगल वाली गली को कवर करता है सर। ये रहा फुटेज।
सर ये कैमरा थोड़ा पुराना है इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज है। बाइक तो मनोज की है, मनोज के पीछे कौन बैठा हुआ है? सर हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं आखिर ये है कौन। शिवके आईटी वालों से बोलो कि इस फुटेज का कलर करेक्शन थोड़ा एनहेंसमेंट वगैरह करके दे दें जल्दी से। ठीक है सर। सर ये कृति मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सैफ के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगी है। उसको कंसोल करने के बहाने उसी के साथ रहती है। और सर कीर्ति ऑनलाइन अबॉर्शन क्लिनिक सर्च कर रही थी। अबॉर्शन क्लिनिक? उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नो सर। सर प्राची के लैपटॉप में जो डेटा था वो रिकवर हो गया है। प्राची का लैपटॉप एक सर्विस रोड पे एक भिखारी को मिला था जिसने उसे दुकान पे बेचा था। दुकान वाले ने हमें इन्फॉर्म किया। शुक्र है टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण पुलिस को इतने जल्दी और इतने पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज और प्राची के लैपटॉप की वजह से पुलिस को मनोज और प्राची के केस में बहुत सहायता मिली। अब तक मनोज के कातिल का पता नहीं चल पाया था, पर प्राची के दुश्मन उसके घर में ही मिल गए। प्राची की बहन कीर्ति ने प्राची के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना लिए थे। अब ये सैफ की रजामंदी से था या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। पर प्राची की कहानी जानने के बाद अब पुलिस को यकीन हो गया था कि प्राची की गुमशुदगी में कहीं ना कहीं उसकी अपनी बहन कीर्ति शामिल है। पर इसके बाद जो सच पुलिस के सामने आया वो किसी भी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। ये देखिए सर, प्राची इसमें अपनी डायरी लिखा करती थी। मेरी और सैफ की मुलाकात सीए क्लासेस में हुई। कितना हैंडसम है वो और सीनियर भी है। हम लोग ग्रुप स्टडीज में भी साथ ही रहते हैं और आजकल तो पूरा दिन सैफ के साथ ही निकलता है। आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड, आज सैफ ने मुझे प्रपोज किया एंड ऑब्वियसली मैंने हाँ कर दी। लेकिन ये बात अभी पापा से थोड़ा छुपा के रखनी होगी ताकि पापा मेरी पढ़ाई पूरी करने दें। फिर कीर्ति को सैफ के बारे में पता चल गया तो मुझे उसे सैफ से मिलवाना ही पड़ा। वो तो पहले दिन से ही सैफ को जीजू बोलने लगी। वाओ दीदी, बड़े हैंडसम जीजू मिले मुझे। आज मुझे पता चला कीर्ति सैफ को पसंद करने लगी है। क्या? वो झूठ बोल रही है तुमसे? देखो, मैं उससे सिर्फ तुम्हारी वजह से बात करता हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कीर्ति में। देखो, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैंने कृति के फोन में सैफ और उसके फोटोज और वीडियोस देखे। आज मैं सैफ को कन्फ्रंट करने वाली हूँ। लगता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। कीर्ति और सैफ दोनों को उठाओ, दोनों के फोन की लोकेशन चेक करो, देखो इस सब में दोनों साथ थे या नहीं। सर, इनहांस फुटेज आ गए। चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन है तो मनोज ही। उसे यूनिफॉर्म के साथ जूते दूसरे पहने हुए हैं। सर ये मनोज तो काफी प्रोटोकॉल फॉलो करता था, हमेशा पूरी वर्दी पहनता था। सर ये देखिए, मनोज के पीछे जो बैठा है उसने जूते चप्पल कुछ नहीं पहना है। जहां में मनोज की बॉडी मिली वहां जूते नहीं मिले थे ना। ये आदमी है कौन? वो निगम का क्या हुआ? सर हम लोग उसके घर पे गए थे, वहां पे ताला लगा हुआ है लेकिन उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है।
सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारूंगा सर? सर वो मेरी बहन है, मैं उसको क्यों मारूंगी सर? इसलिए ये तुम्हारी मेडिकल टेस्ट है, तुम प्रेग्नेंट हो तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा सैफ का है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदनामी तुम्हारी होगी। सर सैफ और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का मर्डर करेंगे? 15 तारीख को तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन सैफ के घर की क्यों है? सैफ की, तुम्हारी, प्राची की, सबके मोबाइल की लोकेशन से तुमने प्राची को मारा और बाद में अपने बाबा को भी मारा, है ना? ठीक है, मत बताओ। ये हमारे करड़े और स्मिता की बड़ी कंप्लेंट है, बहुत दिनों से किसी को रिमांड पे नहीं लिया। कर लो, आज साफ कर लो। नहीं सर नहीं सर नहीं सर मैं सब बताती हूँ सर मैं सब बताती हूँ। क्या करी हो? ताई को मैंने नहीं मारा सर, इसने मारा है। ताई को मेरी प्रेगनेंसी किट के बारे में पता चल गया था सर। ये तेरा है ना? बोल। सैफ? दीदी दीदी तो जब प्राची आई तब क्या हुआ? झगड़ा हुआ सर। वो गुस्से में थी और मुझे धमकी देकर जा रही थी। क्या ये? हाँ क्या है ये? मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया और मुझसे शादी के वादे करते थे तुम? तुम्हें तो मेरे पापा ही ठीक करेंगे। प्राची रुको छोड़ो मुझे। प्राची लेट मी एक्सप्लेन। प्राची देखो मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। हे प्राची, प्राची। सर मैं पूरी रात बॉडी के पास बैठा रहा सर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सर प्राची के पापा पुलिस में थे तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा था सर। उसके बाद मैंने रात को कुछ क्राइम शोज देखे कि बॉडी ठिकाने कैसे लगानी है ये समझ में आया। तब मैंने कीर्ति को कॉल किया और उसे हेल्प के लिए बुला लिया। जल्दी अब वो मर गई है। सर मेरे पास इसके कुछ वैसे वाले फोटोज थे, अगर ये आने के लिए मना कर देती तो मैं इसे ब्लैकमेल करता। और मैंने ना नहीं बोला सर, मैं ना ताई की किट से परेशान हो गई थी। उस रात मैं खाना खा के जल्दी सोने चली गई थी ये बोलकर कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जया, कीर्ति, तुम दोनों परेशान मत होना, हमने पुलिस कंप्लेंट कर रखी है, अभी पता चल जाएगा प्राची के बारे में। बाबा मेरा सर दुख रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। बाबा ने कंप्लेन कर दी थी जल्दी, क्योंकि ताई नहीं मिल रही थी। उन लोगों का मेरे पे ध्यान नहीं था तो मैंने रूम लॉक किया और खिड़की से भाग गई। कितने बजे? कुछ 10 बजे गई और 2 बजे वापस आ गई सर। पहले इसे ठिकाने लगाते हैं और तुम अपने पापा से कह देना कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तब तक बॉडी सड़ जाएगी और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। हाँ, और ताई का लैपटॉप भी ठिकाने पे लगा देंगे। ओके ठीक। शिरकेन के साथ जाओ और बॉडी रिकवर करो। एक लड़के के लिए अपनी सगी बहन को मार डाला। मैंने ना ताई को मारा है ना बाबा को मारा है सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तूने मारा होगा मनोज को, पुलिस वाला था, उस तक पहुंच गया होगा। नहीं सर, मैं 2 बजे कीर्ति को घर छोड़ गया और उसके बाद अपने घर चला गया था। मनोज की मौत रात 10:30 से 12:30 के बीच हुई थी, इसने नहीं मारा होगा।
तृप्ति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, संतोष सर के खिलाफ कुछ भी मर्डर एविडेंस नहीं मिला। किसने किया होगा ये? सर, सातारा में मिला। सर, पुलिस की नाक काटने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या तुम सबने? हाँ, हालत बगा ऐसी। मनोज के एरिया में क्यों गया था? क्यों मारा मनोज को? मीना मार सर। हाँ, मैं उसे मारने वहाँ गया जरूर था, लेकिन तभी वो मनोज का जीजा, वो गेंडा, वो अंदर गया। उसके बाद एक लंबा आदमी भी अंदर गया। तो सर मैंने सोचा इतने सारे लोग अंदर हैं तो आज मारना सेफ नहीं होगा, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था सर। शिरकी, अजीत उस वक्त वहाँ था? नहीं सर, अजीत तो मार्केट में था और वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा नहीं है। कैसे दिखेगा सर? सॉरी सर। सर, उसके घर के पीछे एक पतली गली है, शॉर्टकट, जो सीसीटीवी के कवरेज में नहीं है। अजीत के नंबर से जितने लोगों को कॉल किया गया था सबसे बात करो, अजीत को उठाओ। ये जो मनोज के पीछे बैठा है, इसको जानते हो? नहीं सर। सर, क्या आपसे मिलने आएंगे? सर, मैं नीना चावला, संतोष की गर्लफ्रेंड। कहाँ थी आप? आप ही को तो ढूंढ रहे थे। बाबा। सर, मैं पुणे चली गई थी और वहां जाते मेरा फोन चोरी हो गया था। पेपर में मनोज की मौत के बारे में पढ़ा तो वापस चली आई, क्योंकि मुझे पता था कि आप इस सब में मेरे संतोष को जरूर गुनाहगार ठहराएंगे। पर सर, संतोष ने कुछ नहीं किया। उस रात वो मेरे साथ था, सुबह 5:30 बजे तक। सर, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। जब वो जा रहे थे तो मेरे पड़ोसियों ने भी उन्हें देखा था। इनफैक्ट पेपर वाला भी पेपर डालने आया था सर। सर, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। सर, 15 नवंबर को इस नंबर से कॉल आया था तुम्हें? हाँ सर, आया था, लेकिन वो सिर्फ खाने के ऑर्डर के लिए। जी, यही नंबर है, ध्यान से देखिए। हाँ सर, मुझे इसी नंबर से कॉल आया था, लेकिन कॉल अजीत ने नहीं, मुकेश ने किया था। मुकेश मेरा फियांसे है और वो अजीत के साथ सेम ऑफिस में काम करता है। उसने बोला था कि उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुकेश का नंबर दीजिए। हाँ साहब, मैं ही मुकेश हूँ, लेकिन मेरे इस क्राइम से कुछ लेना देना नहीं साहब। तो फिर तू अजीत का फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा था? सर, वो अजीत ने बोला था उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो ये फ़ोन तो अपने पास रख, नहीं तो बीवी के फ़ोन का लोकेशन का पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसने ये भी कहा था कि 1-2 बार फ़ोन कर लेना, तो मैंने फ़ोन कर लिया साहब। एक हाउसवाइफ को मोबाइल की लोकेशन कैसे पता चल सकती है? सर, हाउसवाइफ को नहीं, लेकिन पुलिस वाले के लिए फ़ोन लोकेशन निकालना बहुत ही आसान है। मतलब सर, मनोज, मैंने उसकी सारी फाइल स्टडी की है। मनोज ने अजीत का फ़ोन ट्रैकिंग पे लगा रखा था। मतलब मनोज जानता था अजीत के अफेयर के बारे में और इसके लिए उस पर नजर रखे हुए था। ये आदमी अजीत तो नहीं है। हाँ सर, अजीत काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ये पीछे बैठा हुआ आदमी अजीत के मुकाबले काफ़ी दुबला पतला सा है। यानी ये आदमी या मनोज का जानने पहचानने वाला था या फिर किसी अनजान आदमी को लिफ्ट दी थी। अनजान आदमी मनोज को क्यों मारेगा? शिरके, इस टाइम का डम डेटा निकालो, मुझे इस आदमी का नंबर हर हाल में चाहिए और मनोज की बॉडी फैमिली को सौंप दूंगा। ठीक है सर। जय जी, अपना ख्याल रखिएगा। पति और बेटी मर गए, एक बेटी जेल में। मुझे भी कोई बात दो, कैसे जीऊंगी मैं अकेली? शांत हो जाइए वहीनी, मैं और स्वाति यही शिफ्ट हो जाते हैं। इतने बड़े घर में आप अकेले रहोगे तो परेशान रहोगे, हम लोग साथ में रहेंगे तो आपको सहारा मिलेगा।
और हमारा भाड़ा भी बचेगा। सर जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैंने अजीत के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए। सर अजीत पे काफी कर्जा है और घर भी भाड़े का है। मतलब वो मनोज के घर में फ्री में रहकर उसके पेंशन के पैसों पे ऐश करना चाहता है। ऐसे भी लोग होते हैं। सर मैंने डम डेटा चेक किया है सर, और मनोज के जूतों का फॉरेंसिक भी करवाया है। रेगुलर नंबर के अलावा एक नया नंबर था जो उस दिन पेंग हुआ था, और जब उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो नंबर 2 घंटे बंद था। सर जेटी नगर और तिलक नगर, इन दोनों के टावर काफी आसपास हैं। तिलक नगर के टावर में भी वो नंबर पेंग हुआ है सर। इसका मतलब उसने एरिया में घुसने से पहले अपना फोन बंद कर लिया। हाँ सर, वो नंबर सुखदेव सावलकर का है, धोपोली गांव का रहने वाला है। पेशे से कारपेंटर है, 2-3 बार जेल भी जा चुका है। लेकिन सर इसका असली काम सुपारी लेके लोगों को मारना है। मनोज की सुपारी कोई क्यों देगा? मनोज के घर क्या करने गया था? देखने गया था कि मर गया था? सुपारी किसने दी? धंधे का उसूल है साहब, मैं किसी का नाम नहीं बताता, चाहे जान से मार डालूं। इसका पूरा फोन चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। अगर ये नहीं बताएगा तो पता कैसे चलेगा? शिरके, तृप्ति, इसकी पूरी कुंडली निकालो। ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता है, खाना कहाँ से रहता है, और अपने सस्पेक्ट्स की लिस्ट में किसी से भी इसका दूर दूर तक छोटा सा भी कनेक्शन हो ढूंढ के निकालो। और ये मनोज के घर में घुसा कैसे? कोई तो अंदर का आदमी था जो इसकी मदद कर रहा था। राइट सर। मनोज ने अजीत का फोन ट्रैकिंग पे डाल रखा था क्योंकि उसे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता था। सावलकर तुम्हारी नानी के गांव का है ना जया, इसीलिए तुम उसे जानती थी। उसके कमरे से हमें 25,000 रुपए कैश मिले। सेम सीरीज के नोट थे जो मनोज ने एटीएम से निकाले थे। तुम्हें घर खर्च के लिए दिए होंगे, अपने ही पति के पैसों से उसी की सुपारी। हाँ, मेरा और अजीत का अफेयर है। मेरा पति मनोज बहुत बोरिंग आदमी था। उससे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो मुझे कहीं नहीं लेके जाता था, हनीमून पे तक नहीं लेके गया। बस बच्चों की पढ़ाई और बुढ़ापे के लिए सेविंग्स, इतना ही आता था उसे। अजीत और मेरा सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन मनोज को हमारे बारे में पता चल गया। ये क्या हो रहा है? हाँ अजीत, तुम समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं। आवाज नहीं वाटत, चुपचाप सांगली निकल जाने का। समझ गया ना? नहीं तो मार दूंगा तेरे को। चल। फिर उसने अजीत को सांगली छोड़कर जाने को कहा। मेरी सनक गई। फिर मैंने सावलकर को कांटेक्ट किया और मनोज की सुपारी दे दी। कीर्ति का रूम मैंने लॉक कर दिया है। मनोज बाथरूम में नहाने गया है, आगे जाके सेकंड वाला रूम। जल्दी काम पे लग जा। सावलकर ने मनोज की यूनिफॉर्म पहन ली। उसने मनोज के जूते भी पहनने की कोशिश की, पर जूते छोटे थे। फिर हमने सोचा जूते कौन देखता है। फिर उसने मनोज की बाइक ली, पीछे मनोज की बॉडी को बांध दिया और निकल गया। और ये सब मैंने अजीत के साथ रहने के लिए किया। मनोज एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था और एक अच्छा आदमी भी था। जितना दिमाग तुम लोगों ने ये क्राइम करने में लगाया, इससे बेटर ये नहीं था कि अपने अपने पार्टनर से डिवोर्स ले लेते और आपस में शादी कर लेते। अब ना साथ रह पाओगे ना आजाद रह पाओगे। इस कहानी में कई सारे जुर्म और कई सारे मुजरिम थे। संतोष ना तो एक अच्छा भाई था, ना ही एक अच्छा पति, और ना ही एक अच्छा पुलिस ऑफिसर। अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए वो अपने ही भाई को अपना दुश्मन बना बैठा, और इसी का फायदा उठाया जया और अजीत ने। कीर्ति और सैफ, जया और अजीत, इन लोगों ने एक ही वजह से प्राची और मनोज को मार दिया था। इनसे पूछेंगे तो वो प्यार का नाम लेंगे, पर क्या इसे प्यार कहते हैं? हम सब इस बात का जवाब जानते हैं। वासना, आकर्षण, जिद को हम लोग प्यार का नाम देकर अपने हर अच्छे बुरे काम को जस्टिफाई कर देते हैं। प्यार और जंग में सब जायज है, ये कहावत जितनी पुरानी है उतनी ही गलत भी है।
क्योंकि इस दुनिया में बिना नियम कायदे के, बिना जिम्मेदारी के कुछ भी नहीं चलता। यहां तक कि सूरज और चांद भी नियम से बंधे हैं। फिर हम तो केवल इंसान हैं। अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो आपको उस रिश्ते को तोड़ने का हक है, किसी की जान लेने का नहीं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।